दोस्तों नमस्कार, केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन का एक्सरसाइज लगाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे जो भी स्टूडेंट सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। सेकंड है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। थर्ड है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। फोर्थ है, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा रहा है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित है। तो जैसे कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास उन बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करने के पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से उसे इस योग्य बनाने से होता है जिससे वह विभिन्न परिस्थितियों में समस्या का समाधान आराम से या सरलता से कर सके। संज्ञानात्मक विकास समृद्ध विविधतापूर्ण वातावरण की उपलब्धता को समर्थित करता है। तो आंसर इधर करेक्ट हुआ, इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड हो जाएगा आंसर। टिक कर देंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे अगला। मानव विकास है, फर्स्ट ऑप्शन है मात्रात्मक, सेकंड है गुणात्मक, थर्ड है कुछ सीमा तक अपमानीय, फोर्थ है फर्स्ट और सेकंड। तो क्वेश्चन में जैसे पूछा है मानव विकास क्या है, किस प्रकार से है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। यह एक क्रमिक एवं संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहा जाता है। इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के या दोनों तरह के परिवर्तन शामिल होते हैं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा, इसका क्वेश्चन हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में, या थोड़ा एडजस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है आनुवंशिकी एवं वातावरण, सेकंड है व्यवहार एवं वातावरण, थर्ड है वातावरण एवं जीव विज्ञान, फोर्थ है वातावरण एवं पालन पोषण। तो जैसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि प्राकृतिक पोषण विवाद किससे या किससे निम्न किससे संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं प्राकृतिक पोषण विवाद या विवाद आनुवंशिकी वातावरण से संबंधित है। आंसर इधर करेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें साथ ही में। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब, सेकंड है परिवार, थर्ड है इको क्लब, फोर्थ है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा रहा है कि समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है। जैसे कि हम बात करते हैं सामाजिक प्रथाओं एवं सामाजिक मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण की प्रक्रिया संज्ञा दी जाती है। स्वास्थ्य क्लब और परिवार इको क्लब ये इसके प्रमुख सक्रिय साधन है। जब हम बात करते हैं निष्क्रिय साधन की, तो सार्वजनिक पुस्तकालय इसका एक निष्क्रिय साधन है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। यही हमारा क्या निष्क्रिय एजेंसी है जो कि सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक, सेकंड है सांस्कृतिक, थर्ड है जैविक, फोर्थ है भाषाई। तो जैसे क्वेश्चन पूछा है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत है विकास के चरणों में या निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। जैसे कि हम बात करते हैं वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की है। उन्होंने बालक में विकास में सामाजिक कारकों और सांस्कृतिक कारकों और भाषा को महत्वपूर्ण माना है। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हुआ, इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड जैविक की उपेक्षा की उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ष
के तक के शिशु जब आंख कान व हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, सेकंड है इंद्रिय जनित गामक स्तर, फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। क्वेश्चन बोला गया है कि 1 वर्ष तक की शिशु है जो आंख कान व हाथों से सोचते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि 1 वर्ष का शिशु होता है वो किस प्रकार से आंख कान व हाथों से किसी चीज को जान सकता है या जान पाता है, या सोचने के बाद इस प्रकार से बात हो रही है, तो कौन सा स्तर इसमें शामिल है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि इंद्रिय गामक जनित स्तर पर 1 वर्ष का शिशु जो होता है आंख व कान व हाथ से सोचते हैं या चीजों को पकड़कर देखकर उन्हें इंद्रियों से माध्यम से उन्हें जानते हैं, तो हाथों से चीजों को इधर उधर कर या चीजों की पहचान कर या किसी ध्वनि को सुनकर प्रारंभ कर देते हैं, किंतु यह चिंतन अधिक वास्तविक नहीं होता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड, क्योंकि जो 1 वर्ष का शिशु होता है वो चीजों को जान पाता है आंख कान व हाथों के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी इंद्रिय जनित गामक स्तर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे नोटिफिकेशन में वीडियो मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन देंगे, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी ब्रोद प्याजी के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है विषमांग नैतिकता, सेकंड है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, थर्ड है प्रतिक्रिया, फोर्थ है सहयोगी नैतिकता। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कक्षा में क्रिया स्टूडेंट है या छात्रा है वो पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए या बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ कुछ नियमों को क्या उसका संशोधन कर सकते हैं, चेंज अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वह सहपाठियों या ब्रोद प्याजे के अनुसार किससे संबंध है, जिस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो इसमें जैसे कि सहपाठी ब्रोद प्याजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता को दर्शाता है, तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत एक रूप है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यवहारिक बुद्धि, सेकंड है प्रायोगिक बुद्धि, थर्ड है संसाधन पूर्ण बुद्धि, फोर्थ है गणितीय बुद्धि। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि स्टर्नबर्ग का जो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है एक रूप है, तो कौन सा है इनमें 4 में से? जैसे कि अभी बात करते हैं, स्टर्नबर्ग के अपने बहुबुद्धि त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 तरह की बुद्धि बताई है। फर्स्ट है विश्लेषणात्मक बुद्धि, सेकंड है सर्वजनात्मक बुद्धि, फोर्थ है व्यवहारिक बुद्धि। तो यहाँ पे एक पूछा गया है, तो यहाँ पे से पता चल गया होगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि व्यवहारिक बुद्धि आंसर द करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? फर्स्ट ऑप्शन है डेविड बैचलर, सेकंड है अल्फ्रेड विनी, फोर्थ है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, थर्ड है ये, फोर्थ है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण सिद्धांत का निर्माण किसने किया? जैसे कि हम क्वेश्चन बात करेंगे कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण या बुद्धि की माप का एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। सबसे पहले यह परीक्षण अल्फ्रेड विने और साइमन ने मिलकर 1905 में किया था। तो यहाँ इसका अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट होगा अल्फ्रेड विने, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? फर्स्ट है ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सेकंड है सही व धारा प्रवाह बोलना, फोर्थ है जानना समझना व लिखना, थर्ड है ये, फोर्थ है व्याकरण के नियम में दक्ष होना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा रहा है कि ध्वनि संबंधी जागरूक निम्न में से किस क्षमता से संबंधित है? तो जैसे कि हम बात करते हैं कि ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन और उसमें हेरफेर करने की योग्यता पर निर्भर करता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा कक्ष में जेंडर या लिंग भेद, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। सेकंड है शिक्षार्थियों के हंसोमुख प्रयासों व अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। थर्ड है पुरुष शिक्षार्थियों की वृद्धि उन्मुख प्रयासों एवं निष्पादन का कारण बन सकता है। फोर्थ है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा रहा है कक्षा कक्ष में जेंडर भेद किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे शिक्षार्थियों की मानसिकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है यह, जिसके परिणाम स्वरूप उनके हस्तोन्मुख प्रयासों व निष्पादनों पर भी प्रभाव डालता है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम शिक्षार्थियों को हस्तोन्मुख प्रयास व निष्पादन का कारण बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बात करें कि लड़के मैथ्स अच्छी तरह से सीख जाते हैं, लड़कियों को गृह विज्ञान करनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। अगर हमारी शिक्षण विधियाँ अच्छी हैं क्लास के अंतर्गत तो लड़कियाँ भी गणित को आराम से सीख सकती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर इज करेक्ट होगा इसका हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में। निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है चाचुस, सेकंड है संग्रहण, थर्ड है तथ्यात्मक, फोर्थ है स्पर्श संबंधी। क्वेश्चन पूछा रहा है कि कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, सीखने की शैली का एक उदाहरण है। तो चाचुस सीखने की शैली का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसे विजुअल भी इंग्लिश में बोला जाता है। आंसर इज करेक्ट हुआ इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है या रही है? फर्स्ट ऑप्शन है सीखने का आकलन, सेकंड है सीखने के रूप में आकलन, थर्ड है सीखने के लिए आकलन, फोर्थ है सीखने के समय आकलन। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन को याद है कि एक टीचर या शिक्षक है, वो कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें क्या पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ के लिए शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह किस प्रकार का कार्य कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे शिक्षक द्वारा की गई गतिविधियां यह दर्शाती हैं कि वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। सेकंड है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। थर्ड है शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए योजना या रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। फोर्थ है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक शिक्षक या वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं किस प्रकार से, तो प्राय किसी व्यवस्था के स्वामित्व की भावना रखने वाले टीचर जो शिक्षक जो होते हैं विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेगी इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेड अंकों को कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है? फर्स्ट ऑप्शन है अपसारी, सेकंड है विश्लेषणात्मक, थर्ड है मुक्त अंत, फोर्थ है समस्या समाधान। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ग्रेड अंकों को कैसे अलग करता है, जो ग्रेड है वो अंकों से कैसे अलग होते हैं, कैसे अलग करता है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जैसे कि अभी बात करते हैं विश्लेषणात्मक रूप में ग्रेड अंकों से अलग संबंध रखता है। तो आंसर द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं साथ में। छात्राएं फर्स्ट ऑप्शन है गणित के सवाल अच्छे से सीखती है लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके या उनसे उनके तर्क के विषय में पूछा जाता है।
सेकंड है अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। थर्ड है अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। फोर्थ है भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा रहा है कि छात्राएं कैसी होती हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं छात्राओं को गणित ज्ञान अपनी आयु के हिसाब से अच्छा होता है, तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं हाथ में, वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन में वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन देखेंगे। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ाने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हास्य से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है डिसलेक्सिया, सेकंड है डिसकैल्कुलिया, थर्ड है डिसग्राफिया, फोर्थ है डिसएप्रेक्सिया। जैसे यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शब्दों के अक्षरों को क्रम में पढ़ने में जो कठिनाई महसूस होती है या अनुभव होता है करना, अक्सर चाक्षुष स्मृति का जो हाश होता है वो किसी से संबंधित है। जैसे कि हम बात करते हैं डिसलेक्सिया, यह एक ऐसा रोग है जिससे ग्रसित बालक शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव महसूस करता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है सशक्तिशील शिक्षा, सेकंड है समावेशी शिक्षा, थर्ड है सहयोगात्मक शिक्षा, फोर्थ है पृथक शिक्षा। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्न में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकती है। प्रचार वाक्य के बारे में पूछा रहा है क्वेश्चन में, किस प्रकार से हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे समावेशी शिक्षा है, सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को जानने और सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव की शिक्षा संपन्न या समान अवसर उपलब्ध कराती है और सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य को पूरा कर सकती है या करती है। तो आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सेकंड, समावेशी शिक्षा। क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या होती है, सभी के लिए समान अवसर और प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने के समान अवसर देती है और प्रजातांत्रिक माहौल होता है क्लास के अंतर्गत। तो आंसर इज द करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के संबंध के साथ संबंधित तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिभा, सेकंड है गुण, थर्ड है अपसारी चिंतन, फोर्थ है त्वरण। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रभावपूर्णता, व्याख्या और मौलिकता, लचीलापन के साथ संबंध तत्व है, इनमें से कौन सा इसके साथ संबंधित है, कनेक्टिविटी दर्शा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन प्रतिभा के साथ संबंधित तत्व होता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं हाथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को से जोड़ने प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्मरण, सेकंड है समझ, थर्ड है सर्जन, फोर्थ है विश्लेषण। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होती है, शिक्षार्थी होती है, उससे प्रश्न जोड़ने पर अधिक समय देने के लिए किससे या किसके बारे में कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं, शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की योजना और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट होना चाहिए हमारा थर्ड, सृजन के लिए कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं साथ में। गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, सेकंड है निदानात्मक परीक्षण, फोर्थ है स्क्रीनिंग परीक्षण, थर्ड है ये स्क्रीनिंग परीक्षण, फोर्थ है उपलब्धि परीक्षण। जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि
गणित में ये अधिक निर्भरता रखते हैं बच्चे, जो सीखने में थोड़ा सा कमजोर होते हैं, तो उनके आकलन के लिए निम्न परीक्षण द्वारा या निम्न परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीका किसमें है या किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि निदानात्मक परीक्षण जो होता है वो बच्चों की गणित में अधिगम निरोधता के आकलन का सर्वोत्तम उपाय होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो गणित में बच्चे या गणित नहीं सीख पा रहे हैं उनकी निरोधता का आकलन करने के लिए हम क्या पहले बच्चे का निदानात्मक बारे में पता करेंगे, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसा कारण क्या है, या शिक्षण विधियों में कोई समस्या है, या बच्चे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग पहले निदानात्मक करेंगे, फिर उसके बाद में उपचारात्मक का करते हैं। तो आंसर द करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा निदानात्मक परीक्षण, उनके बारे में पता करना कि वो सीख क्यों नहीं पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है विषय क्षेत्र के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, सेकंड है विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, थर्ड है अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, फोर्थ है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। जैसे कि क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सिद्धांत चित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ बढ़ाते हैं या बढ़ाते हैं, किसके द्वारा इसे समझा जा सकता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि सिद्धांत जो चित्र है तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, अल्बर्ट वेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेकंड है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। सेकंड है अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। फोर्थ है संगणक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अल्बर्ट वेंडूरा सामाजिक सिद्धांत जो है कि किससे संबंधित है या किससे सही है या कौन सा सही है, इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर कि अल्बर्ट वेंडूरा ने जो सामाजिक सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका बताया है। जैसे कि कोई बालक अपने उन चहेते अभिनेताओं के व्यवहार को अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है जैसा उन्हें वह टेलीविजन चलचित्र आदि में देखता है या देखा करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकंड, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ये अल्बर्ट वेंडूरा का अधिगम सिद्धांत है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, सेकंड है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, थर्ड है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, फोर्थ है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियां। तो जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निगमनात्मक तर्कणा में जो शामिल है वो कौन सा है, इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो निगमनात्मक तर्कणा ऐसी तर्कणा को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है या जाता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील और मोहन एक मनुष्य है अतः मोहन मरणशील है। यह हम बोल सकते हैं कि पहले हम बच्चों को सामान्य चीज़ों को सिखाती हैं, फिर हम क्या विशिष्ट चीज़ों को सिखाना स्टार्ट करते हैं। तो आंसर करेक्ट होगा इसको अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को लाइक करते रहें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम को वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे अगला, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक, सेकंड है जिन प्याजे, थर्ड है J.V. वॉटसन, फोर्थ है लेव वाइगोस्की। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब बच्चे अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को
कम करने में मदद करता है। तो यह विचार किसका है? इस प्रकार से डेफिनेशन टाइप में दिया गया है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, आपको एक यहाँ पे कीवर्ड दिखाई दे रहा होगा, त्रुटियां को कम करने में मदद करता है। तो जैसे कि आपसे इससे विचार याद आ रहा होगा, थोड़ा सा इससे एक बात करेंगे कि जब त्रुटियां करने से बच्चा सीखता है, कहते हैं अभ्यास करने से, अभ्यास करने में कुछ गलतियां होती हैं, तो ये इस प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था? E.L. थॉर्नडाइक ने। E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था कि अभ्यास करने से क्या बच्चा सीखता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? फर्स्ट है याद करना, सेकंड है गतिक प्रक्रमण, थर्ड है विचार करना, फोर्थ है सहमानुभूति देना। तो यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि संबंध से पूछा गया है कि कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। जैसे कि हम बात करते हैं सहानुभूति देना, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। समानुभूति, जो सहानुभूति देना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है ऐसा दिए गए, तो सहानुभूति देने से हम संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित रखते हैं। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ। यहाँ पे समानुभूति ना देना या सहानुभूति देना होगा, ये भी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ, सहानुभूति देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे भी सहानुभूति से देखते हैं कि सहानुभूति क्या संवेगात्मक से कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे समानुभूति ना होगी, सहानुभूति आंसर होगा, और यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, इसे करेक्शन कर लें। आंसर करेक्ट होगा हमारा फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सेकंड है अध्यवसाय, थर्ड है संवेग, फोर्थ है वचनबद्धता। तो जैसे कि अभी क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक आंतरिक बल जो कि प्रोत्साहन करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करता है, वह या उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जैसे कि बात करते हैं कि आंतरिक बल जो होता है वो अभिप्रेरणा को बालक को प्रोत्साहन करने में और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए उसे बाध्य करता है एवं उसकी प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा प्रदान या उपलब्ध करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट होगा हमारा अभिप्रेरणा, कि ये क्या होती है बच्चे के अंदर आंतरिक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंसर हमारा जिसका होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन के माध्यम वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है पुरस्कार या प्रेरक, सेकंड है संवेग, थर्ड है आवश्यकता, फोर्थ है उत्प्रेरणा। तो क्वेश्चन में कि कौन सी शब्दावली है जो कि अभिप्रेरणा के साथ बदलाव में या बदलाव के साथ इस्तेमाल की जा सकती है या की जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है। तो मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में पहला कदम बताया है। व्यक्ति में मुख्यतः दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, एक होती है जैविक आवश्यकता और दूसरी होती है सामाजिक आवश्यकता। प्राय अभिप्रेरणा के साथ उनको या इनका प्रयोग अंतः बदलाव के साथ किया जा सकता है। तो आंसर करेक्ट हो गया इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड, आवश्यकता। क्योंकि बच्चे के अंदर जब आवश्यकता होगी या किसी मनुष्य के अंदर आवश्यकता होगी तभी वो क्या अंदर से क्या किसी चीज के लिए अभिप्रेरित होगा, क्योंकि उसने सोच रखा है कि मुझे 10th में 60% लेके आनी है, 90% लेने आए, तो क्या है उसकी वो आवश्यकता बनी। अब वो क्या वो इसी से क्या अंदर से क्या अभिप्रेरित हुआ कि मुझे कठिन परिश्रम करना होगा, बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाके 90 या 60% बनेंगे 10th में आके। तो ये क्या है एक आवश्यकता है परसेंटेज, और अभिप्रेरणा क्या है उसकी कि परसेंटेज उसे लेके आनी है। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा अनुभूतियों की संतुष्टिकरण की आवश्यकता या अवस्थाओं तक पहुंचने और वैयक्तिक लक्षणों को या लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभावी, सेकंड है भावात्मक, थर्ड है संरक्षण उन्मुखी, फोर्थ है सुरक्षा उन्मुखी। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो प्रेरणा है, जो प्रेरणा अनुभूतियों की संतुष्टिकरण की अवस्था या व्यवस्था
अव्यवस्थाओं तक पहुंचने के लिए या पहुंचने के लिए व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता को संबोधित करती है। कौन सी संबोधित करती है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की आवश्यकताओं या अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता को संबोधित करती हैं। तो आंसर इधर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा सेकंड हो जाएगा, मिस्टेक से हो गया। आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तीर्ण हो जाने का व्यय, सेकंड है सहपाठियों से प्रतियोगिता, थर्ड है अर्थपूर्ण संबंध, फोर्थ है माता पिता की ओर दबाव। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन सा कारक है जो कि अधिगम को सकारात्मक रूप से या सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव पूछा रहा है कि सकारात्मक प्रभावित करता है, तो कौन सा अधिगम को कारक है या अधिगम का कारक, इस प्रकार से क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं अर्थपूर्ण संबंध अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जो कि सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर और उसका संबंध ज्ञात या ज्ञान से जोड़ते हुए सीखा जाता है। तो आंसर करेक्ट होगा इसका अकॉर्डिंग हमारा थर्ड। दोस्तों सेशन हमारा यही समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन के बाद आपको वीडियो मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।